नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, क्यों पढ़ाएंगे सेल के बाद, सेल का ही ये सब पार्ट है। ठीक है, चलो पहले प्रो एंड यूकैरियोटिक देख लो। सबसे फर्स्ट में यहाँ ध्यान देना फिर से सबको एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल पढ़ोगे और ये इसी दोनों के बारे में नहीं जानोगे तो क्या फायदा सेल पढ़ के। प्रोकैरियोटिक होता है और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, देखो सेल को डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल के बेसिस पे सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे फर्स्ट जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब है न्यूक्लियस आर एब्सेंट। इसका कहने का मतलब है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में, जैसे न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है, जो भी उसमें कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लिखते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट, या फिर नॉट प्रेजेंट लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक में। बट यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस टाइप का अगर हम सेल लेते हैं तो उसमें क्लियरली न्यूक्लियस दिखेगा भी और उसका कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ दिख जाएगा। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब न्यूक्लियस एब्सेंट है वेल डिफाइंड, तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ये दो चीज होता है उसमें। न्यूक्लियर इन्वेलप बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। ये दोनों चीज इसमें एब्सेंट है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड है ही नहीं। अब ये इसमें वेल डिफाइंड है तो ये दोनों मटेरियल इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डीएनए नेकेड। एक्चुअली में डीएनए नेकेड और पैक्ड का मतलब क्या है यहाँ पे समझोगे। यहाँ डीएनए नेकेड है और यहाँ पे लिखते हैं डीएनए पैक्ड। डीएनए पैक्ड विथ, क्या लिखा हुआ है बुक में, देखो नोटबुक में, डीएनए पैक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो ध्यान रखना कि डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जिसके फंक्शनिंग के लिए इसको पैकिंग करना पड़ता है, और वो पैकिंग करने के लिए, उसको पैकिंग करने के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो बट यूकैरियोटिक डीएनए में जो होता है वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन से वो पैक्ड होता है, मीन वो बंधा हुआ रहता है। लेकिन डीएनए नेकेड यहाँ कहने का मतलब है कि ये भी पैक होगा, बट ये हिस्टोन प्रोटीन से पैक्ड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया विदाउट हिस्टोन। अब समझ में आया, यहाँ भी पैकिंग होगा बट इस प्रोटीन से पैकिंग नहीं होता है। यहाँ पे भी पैकिंग होगा, इसके लिए ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए डीएनए पैक्ड यहाँ लिखते हैं, पैक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ डीएनए नेकेड विदाउट हिस्टोन लिखे हैं। पैकिंग यहाँ भी होगा बट हिस्टोन प्रोटीन से पैकिंग नहीं होता है। समझ आया क्यों हम डीएनए नेकेड, क्यों ये डीएनए पैक्ड लिखे। किसी को कुछ दिक्कत है तो इस टॉपिक में पूछ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे राइबोसोम बता दीजिए। अच्छा बता दो, राइबोसोम जैसे बोले तो वहाँ 70S होगा, बट यूकैरियोटिक में राइबोसोम कैसा होता है, 80S होता है। ये यूनिट है, ये मेजरमेंट है, कितना कोई भी चीज का मेजरमेंट होता है ना, पता चलता है ना क्या कितना लंबा कितना छोटा है, तो किसी चीज को हम यूनिट से डिनोट करते हैं, तो इसी का 70S, इसका 80S। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो है किसी भी जगह अगर काम करेगा तो उसको पैकिंग कराना पड़ता है। तो पैकिंग अगर हिस्टोन प्रोटीन से हो रहा है, मतलब जो पैकिंग मटेरियल है अगर वो हिस्टोन प्रोटीन है तो वो डीएनए पैक्ड कहलाता है। और यहाँ पे क्या लिखिए, डीएनए नेकेड, कहने का मतलब डीएनए वहां भी पैकिंग है बट वहां पे हिस्टोन प्रोटीन पैकिंग नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे डीएनए नेकेड लिखे हैं बस। ठीक है, वो डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन है वो साउंड नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं, एकदम नहीं आ रहा है? आ तो सर अब रहा आ है, रहा है। अब आ रहा है ना। देखो हम यहाँ क्या बताए कि डीएनए यहाँ नेकेड लिखे हैं और साथ में लिखे हैं विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसका कहने का मतलब समझो कि डीएनए जो है वो पैक होता है, इस तरह से पैकिंग किया हुआ रहता है। ठीक है,
लेकिन प्रोकैरियोटिक में डीएनए पैकिंग होगा, बट उसके पैकिंग के लिए ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसके लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको नेकेड बोलता है। और इसमें क्या है, इसमें भी पैकिंग होगा, बट इसके लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए पैक्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं आई मीन हिस्टोन प्रोटीन से ये बंधा हुआ है, ये क्वाइल्ड है, इसलिए इसको पैक्ड और इसको नेकेड बोलते हैं। आप समझे? चलो अब आगे ध्यान दो, राइबोसोम है, ठीक है। अब राइबोसोम जो है यहाँ पे, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हाँ सर प्रोकैरियोटिक में सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं? पहले समझ लो फिर लिखना। क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है मोर देन वन हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वहां पे मोर देन वन प्रेजेंट होता है, तो ये इसका है। और दूसरा ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, और यूकैरियोटिक में जो होता है, जो भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट पूछे ना, देखो इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं और इसको न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर इनवेलप है, या इसको हम लोग मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं या मेम्ब्रेन भी लिख लो, दोनों एक ही चीज होता है बस। सर न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म जब न्यूक्लियर इनवेलप नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा, सारा कुछ एब्सेंट होता है, क्रोमेटिन थ्रेड जो भी है न्यूक्लियस का पार्ट वो सारा एब्सेंट होगा। इसको नोट करो, जो नहीं आए थे, जो नहीं लिख पाए उसको नोट करो, यही है तुम्हारा। इसमें अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर लास्ट पॉइंट है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ये सब जो है क्या है, एब्सेंट रहता है, बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। बस प्लास्टिड्स वगैरह जो है वो एब्सेंट हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में होता है। नोट कर लोगे तो बता देना सब कि हाँ सर नोट हो गया, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। सर हाँ, सर विदाउट के बाद क्या लिखे? डीएनए नैक्ड विदाउट? नेकेड विदाउट हिस्टोन, HISTON, हिस्टोन, छोटा छोटा लिखा गया हिस्टोन, HISTON, हिस्टोन। सर बोलो। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? फिफ्थ पॉइंट है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, और उसी यूकैरियोटिक में यही चीज प्रेजेंट है। एब्सेंट की जगह सिर्फ सिंगल हम प्रेजेंट लिख दिए हैं, बट इसका कहने का मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक में। सर फिफ्थ सॉरी, अच्छा क्रोमोसोम वाला ना, क्रोमोसोम सिंगल होता है और इसमें क्रोमोसोम जो है, सॉरी इसमें थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, एक सेकंड रुको। इसमें जो है क्रोमोसोम जो है वो डबल होगा, क्रोमोसोम डबल नहीं बोल सकते, और मोर देन वन, एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है।
यस सर। हो गया ना सबको? अब कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर, नहीं हुआ। समझ गया ना सब? चलो अब बताओ कि पिछला क्लास में कहाँ तक खत्म किए थे? ये तो खैर प्रीवियस का था। पिछला क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे? कोई जो रेगुलर क्लास कर रहे हो देखो कि लास्ट क्लास सेल का कहाँ तक हुआ था, कि हमको जहाँ तक लग रहा है कि सेल वाला जो पार्ट है ना, सेल वॉल वगैरह सब पढ़ा दिए थे। कहाँ तक पढ़ाए थे देखो? सर गोल्गी बॉडी बता दिए थे। सर गोल्गी बॉडी बता दिए थे। अच्छा, गोल्गी बॉडी बता दिए थे। सर राइबोसोम भी बता दिए थे। हाँ, राइबोसोम लास्ट हुआ। एंडोप्लाज्मिक 3 बताए होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम, ये 3 बताए होंगे जहाँ तक हमको नहीं याद हुआ आ रहा है। राइबोसोम नहीं हुआ? सर लाइसोसोम नहीं बताए थे। सर राइबोसोम बताए थे। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि राइबोसोम तक बता दिए हैं, लाइसोसोम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम जो है इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, देखो जैसे क्या मान लो कोई सेल है, उसमें अपना न्यूक्लियस है, वहां पे लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है कि ये कंटेन कर लिया डाइजेस्टिव एंजाइम, तो जैसे मान लो कोई बाहर से फूड आएगा, फूड के साथ ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये जो एंजाइम है उस फूड को ब्रेक करके उसको कन्वर्ट करेगा, आई मीन उसको डाइजेस्ट कर देगा, और जो भी उसका कन्वर्शन हुआ उस मॉलिक्यूल को फिर वो अपने साइटोप्लाज्म वगैरह में उसको यूज कर लेगा। आई मीन जो भी उसका मैकेनिज्म है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है। मतलब हम लोग जैसे खाना खाते हैं ना, तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसको पचाते हैं, तो पचाने के लिए एंजाइम चाहिए, तो वही चीज होता है यहाँ पे। ये मोस्ट ऑफ द केस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो लोग जब फूड लेता है उसके डाइजेशन में ये सेल ऑर्गेनिज्म काम करता है, क्योंकि ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। समझ में आया? ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे इसको? डाइजेस्टिव बैग। हाँ, बैग। ठीक है, दूसरा चीज हाइड्रोलाइटिक है, हाइड्रोलिटिक HYDROLYTIC हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो उसके बाद इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यही इसका 4 पॉइंट है, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, देखो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, उसी को लिखे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग, क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है। और इट हेल्प इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर में जो भी डाइजेशन प्रोसेस होगा इसी सेल ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता है, क्योंकि यही सेल ऑर्गेनिज्म जो है एंजाइम कंटेन करता है। बस यही है इसका, इसको नोट करो जल्दी से। सर लास्ट पॉइंट एक बार बताइए ना। लास्ट वाला फर्स्ट पॉइंट से बता दें। देखो सबसे पहले ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, बहुत सारा डबल मेम्ब्रेन होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिज्म है, ध्यान देना। ठीक है, दूसरा देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्चुअली में अगर ये हम फिगर बना रहे हैं, मान लो ये लाइसोसोम है और इसके अंदर में जो भी केमिकल है वो क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव, क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम करता है कंटेन। डाइजेस्टिव एंजाइम करता है कंटेन, और उसी का दूसरा नाम लिखे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम समझ में? अब इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम
जो होता है ये हेल्प क्या करेगा, मान लो क्योंकि ये यूनिसेलर में जैसे अमीबा वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, तो मान लो ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है और इसमें लाइसोसोम है, मान लो फूड आएगा तो फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, तो यही एंजाइम इससे रिलीज होके इस पे एक्ट करेगा और फूड को डाइजेस्ट करके फिर डाइजेस्ट करने के बाद जो सिंपल फॉर्म होता है वो सिंपल फॉर्म इसके एक्टिविटी के लिए यूज आ जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग ये सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण इसका नाम डाइजेस्टिव बैग रखा गया है। बस समझ आया? किसी कोई दिक्कत है? इसको नोट करो जल्दी से। सर हो गया। सबका हो गया ना, मिटाएं? यस सर। यस सर। चलो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? सर पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। आखिर क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल होता है समझना। सबसे फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या है समझो। ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, और ये इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सर। हाँ हाँ बोलो। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है सही। अब दिखा? सर ठीक दिख रहा है। हैं? हेलो, यस सर ठीक है। दिखा? देखो अब हम लोग इसमें क्या बोले, डबल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल इनवेलप, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब इसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल, और ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। इसमें दो चीज और एक्स्ट्रा है, इसमें देखो ये जो है डीएनए इसको बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान देना, सबसे फर्स्ट में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब अंदर वाला पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ये जो इनफोल्डिंग सब्सटेंस आई मीन इनफोल्डिंग पार्ट है उसको क्रिस्टा बोलते हैं, इसी में एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। क्या है कि ये क्योंकि हम लोग को फूड क्यों चाहिए, एनर्जी में कन्वर्ट
करने के लिए। तो हम लोग का जो फूड प्रोड्यूसिंग जो न्यूट्रिएंट है वो है ग्लूकोज, ठीक है। जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो जैसे हम लोग कोई भी मीठा चीज खाते हैं उसमें ग्लूकोज है, वो चला जाएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर में चल जाएगा ग्लूकोज के पास, और ग्लूकोज के बाद जाके ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम चाहिए। तो ये जो पार्टिकल तुमको दिख रहा है यहाँ वाला, ये वाला एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कंटेन करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीडेटिव क्या करता है? एंजाइम। इसको ध्यान रखना है। ग्लूकोज से एटीपी में कन्वर्ट कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वही एलिमेंट्री पार्टिकल इसको क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, और उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। इसमें खुद का अपना डीएनए होता है, खुद का अपना राइबोसोम होता है, जो कि खुद से अपने आप से ही वो प्रोटीन वगैरह बना सकता है। ये सेल के राइबोसोम पे डिपेंड नहीं होगा। समझ आया? कोई दिक्कत है? सर एक और बार बता दीजिए। एक और बार बता दे। देखो सबसे पहले ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप। क्या बोले हैं? सेल इनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन को, आई मीन ऊपर वाले लेयर को आउटर, इनर वाले को इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर वाला पार्ट है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के साथ ही इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रिस्टा बोले हैं। और यही क्रिस्टा कंटेन करता है एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि यहाँ बना, और यही एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। हम क्या बताएं कि हम लोग का जो फूड ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट जब करेंगे तो एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो एटीपी में कैसे कन्वर्ट होगा? जब ग्लूकोज आएगा सेल के अंदर में तो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एलिमेंट्री पार्टिकल सब जगह रहता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सब जगह प्रेजेंट, मैट्रिक्स में पूरे में प्रेजेंट होता है। तो जब वहां पे प्रेजेंट होगा तो जो इंजाइम है ना, इसमें जो इंजाइम है वो निकलेगा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यही जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तो एटीपी में ये कन्वर्ट होगा, इसी तरह से एटीपी बनाएगा। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया। सर एटीपी मतलब? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ सेलुलर एनर्जी। तो हम लोग बोलते हैं सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है, ठीक है। यही है तुम्हारा। अब जितना भी ग्लूकोज आएगा सारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और अपना वही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एनर्जी को खत्म करेगा, उसका दिया, ठीक है। यही है तुम्हारा। इसको जल्दी से नोट करो, इसका हम पॉइंट लिखाते हैं। सर इनर मेम्ब्रेन के बाद क्या लिखा हुआ है? इनर मेम्ब्रेन के बाद है नीचे में यस सर। एलिमेंट्री पार्टिकल। फिर से लिख देते हैं, रुको। सर सिस्टा के नीचे क्या लिखा है? क्रिस्टा के नीचे मैट्रिक्स है, MATRIX। अच्छा मैट्रिक्स है ये, एक्स को फिर से लिख देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो प्रॉब्लम है उससे पहले मैं पूछ लिया करो, जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ।
सर एटीपी का फुल फॉर्म का स्पेलिंग बताइए ना। एडेनोसिन है, ADE, एडेनोसिन। अच्छा एक चीज छूट गई इसमें भी, एडेनोसिन ADENOSINE, समझे? ADENOSINE, एडेनोसिन ट्राई ट्राइफॉस्फेट, EHOSPHAT। वहां पे ओ छूटा हुआ है एडेनोसिन में, थोड़ा ध्यान देना। सर हो गया। हो गया? यस सर। मिटाएं अब? ठीक ठीक, चलो इसका हम लिखवा देते हैं, इसको लिखना। लिखो, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। Its inner part is matrix which contain crista. Crista has elementary particles which contain oxidative enzyme. Its inner part is a matrix which contain crista. Crista has elementary particles which contain crista have particles which contain oxidative enzyme. ठीक है? It helps in the formation of ATP, और ब्रैकेट में लिख दो respiration. It has own DNA and ribosome. बस लिखो इसको। सर सिस्टा का स्पेलिंग क्या लिखा है? CRISTA, क्रिस्टा। फिगर तो बना ही लिए होगे। यस सर। टीपी के बाद लिख क्या है? लिए क्या? नो सर, एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। किसी के पास अगर बुक्स है तो उसमें निकाल के देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स छूटा है क्या? सर क्योंकि नहीं है बुक।
बुक नहीं है? अच्छा ठीक है। एक क्लास था क्योंकि ऑलमोस्ट सारा हो गया है। इंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ लिए, गोल्गी बॉडी पढ़ लिए, लाइसोसोम, राइबोसोम। अच्छा वैक्यूल बचा हुआ है ना, वैक्यूल सर एंड प्लास्टिड्स भी। हाँ वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स हम बता देते हैं, ठीक है। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। नो सर। अच्छा अच्छा लिख लो आराम से। नो हो गया, चलो। नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है हो आराम से गया लिखो। सर। हाँ सर हम्म सर सेकेंड पॉइंट रिपीट करिए ना। its inner part is a matrix. Its inner part is a matrix which contain crista. इनर पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं और वही कंटेन है, वहीं पे प्रेजेंट होता है क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टा सर के हो बाद गया। हो गया ना। चलो अब हम लोग के पास दो चीज बता है, एक है प्लास्टिड्स और एक होता है वैक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग वैक्यूल पढ़ेंगे। देखो वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल जो है सबसे पहले इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इट कंटेन सेल सैप एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? इट में ऑक्युपाई 50 to 90% of total volume। टोटल वॉल्यूम देखो, जैसे मान लो ये सेल है, तो ये है इसका वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल में जो है ना एक लिक्विड मीडियम होता है, आई मीन एक बोल सकते हो फ्लूइड मीडियम है, लिक्विड मीडियम, जो कि कंटेन करता है न्यूट्रिएंट को। कंटेन क्या करेगा? न्यूट्रिएंट का। और ये न्यूट्रिएंट जो है वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो मान लो कभी प्लांट सेल के पास बाहर से कुछ खाना वाना नहीं मिला, तो ये ही जो सेल सैप होता है इसी को ये बाहर निकलता है, क्योंकि सेल सैप क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसमें न्यूट्रिएंट होता है और वो न्यूट्रिएंट इनडिसॉल्व स्टेट होता है, जैसे अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, शुगर है, ये सब जो है उसमें प्रेजेंट होगा इन डिसॉल्व स्टेट। तो वो जो मीडियम बना उसी मीडियम को हम लोग बोलते हैं सेल सैप, और वही सेल सैप जो था वो वैक्यूल में प्रेजेंट है। अब इसका काम, ये न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिटिव है, तो कहीं ना कहीं अगर सेल को मान लिया जाए नहीं मिल पाए, खाना नहीं मिल पाए, कुछ वैसा चीज जो उसके सर्वाइविंग में या केमिकल रिएक्शन में दिक्कत हो, तो ये प्रोवाइड उसको कर देता है। दूसरा एक और चीज है, सेल के अंदर में बहुत कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, मान लो वो किसी कारण से नहीं रिमूव हो पाए, तो ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट ये अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं, इट कंटेन सेल सैप बस एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। यानी तो इसको पॉइंट को मत लिखना, इसमें कुछ और वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो है अप्रोक्स 50 to 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, इसलिए प्लांट सेल का जो होता है
वो मैक्सिमम जो है रेक्टेंगल शेप में आता है, क्योंकि वैक्यूल का शेप ऐसा है, ये सर्कुलर शेप में नहीं दिखेगा जितना एनिमल सेल दिखता है। ठीक है, यही रीजन है। समझ आया? बोलो नो हाँ या सर। नहीं समझ में आया? तुम लोग ध्यान से यहाँ देखो, हम क्या बोले कि प्लांट में जो वैक्यूल होता है सबसे पहले 50 to 90% वो ऑक्युपाई कर लेता है। 50 to 90% कर सकता है, 50 भी करेगा 90 भी करेगा। अब जो ये वैक्यूल होता है ना, ये भी इसको हम लोग बोलते हैं ये हो गया हमारा प्लांट सेल, और ये हो जाता है वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल क्या दिख रहा है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहा है तुमको। इसके अंदर में जो फ्लूइड है इसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप, इसको बोलते हैं सैप, जो कि एक तरह का लिक्विड मीडियम है, लिक्विड है, आई मीन लिक्विड के फॉर्म में है, जिसमें न्यूट्रिएंट होता है डिसॉल्व स्टेट में, उसमें मिला हुआ है। जैसे हम लोग पानी में चीनी मिलाते हैं ना, उसी तरह अमाइनो एसिड, शुगर सब इसमें मिला हुआ रहता है। तो जो डिसॉल्व स्टेट में फॉर्म है, कहने का मतलब जैसे मान लो हम सेल सैप का बात किए, तो सेल सैप का मतलब क्या? सैप का मतलब है कि एक ऐसा लिक्विड मीडियम, एक ऐसा फ्लूइड मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट क्या है? प्रेजेंट है। ये देखो, सैप एक मीडियम है जिसमें प्रेजेंट क्या है? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, बट किस में? इन डिसॉल्व स्टेट, इन डिसॉल्व्ड स्टेट में। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, अब जो ये डिसॉल्व स्टेट में, इसका काम क्या? मान लो सेल है, वैक्यूल के बाहर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है, मान लो कुछ चाहिए होता है, प्रोटीन मान लो चाहिए, अमीनो एसिड मान लो चाहिए, तो मान लो उसको नहीं मिल पाएगा ना, तो सैप ही जो होता है उसको प्रोवाइड कर देता है और वो अपना काम करता है। मतलब एक तरह का सेल का न्यूट्रिशन करने का ये काम करता है। कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, किसी चीज का कमी हो, सेल सैप उसको प्रोवाइड कर देगा। अब समझे? समझे ना? हाँ, तो सबसे पहला है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। मैक्सिमम प्लांट सेल में होता है, अगर एनिमल सेल में होगा तो बहुत ही स्मॉल, लेकिन नहीं भी होता, वैक्यूल होता भी नहीं उसमें। दूसरा, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, तो नोट करो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये फिगर वगैरह समझ गए तो उसको मिटा रहे हैं, इसको नोट उतारने की जरूरत नहीं है, हम लिख देते हैं। ये ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, इट कंटेन सेल सैप विच इज लिक्विड ऑफ न्यूट्रिएंट इन डिसॉल्व स्टेट। मतलब एक न्यूट्रिएंट का लिक्विड है, या फिर फ्लूइड बोल सकते हो, जो कि डिसॉल्व स्टेट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ऐसे भी लिख सकते हो, सेल सैप इज अ न्यूट्रिटिव मीडियम विच इज न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, अब डिसॉल्व सच एज एमिनो एसिड्स, शुगर, ठीक है, शुगर, एमिनो एसिड, शुगर और मिनरल्स, etc, ये सब चीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें और लिख सकते हो, इट ऑल्सो कंटेन वेस्ट हेल्प इन, लिख सकते हो हेल्प, और ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बस हो गया। सर लिक्विड के बाद क्या लिखा है? ऑफ न्यूट्रिएंट, लिक्विड ऑफ न्यूट्रिएंट, या लिक्विड न्यूट्रिएंट भी लिख सकते हो। लिक्विड न्यूट्रिएंट इन डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, वैक्यूल है, अब एक लास्ट स्टेट है।
एक और चीज लिख लो इसमें, इट प्रोवाइड rigidity and turbidity which is help in maintain the shape of cell. इसको नोट करो, इसका प्लास्टिड्स है, इसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर नेगिडिटी और टर्गिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी है, RI, नेगी नहीं, RIGIDIT। रिजिडिटी एंड टर्गिडिटी मतलब हार्डनेस पर। टर्जिड का मतलब होता है स्टिफ और रिजिड का मतलब होता है हार्ड। तो हार्ड प्रोवाइड करेगा, स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से उसका शेपिंग मेंटेन हो पाएगा। बस हो गया सर। किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक? सर नहीं हुआ मेरे। सर हाँ, 4 आराम। पॉइंट। हाँ ठीक है, लिख लो। सर लास्ट पॉइंट फिर से बोलिए ना। लास्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी which is help in maintain the shape of cell. लिख लिए? यस सर। सर 4 नंबर बताइए ना सर। क्या सर 4 नंबर बताइए ना। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है बताओ? 4 नंबर में है इट कंटेन सेल्स अपना, उसके बाद वाला। तो 5th नंबर है ना जी। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या बताए कि जैसे मान लो सेल सैप है, ठीक है ना, सॉरी वैक्यूल है, ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा वैक्यूल, सिर्फ इसको वैक्यूल समझो, इसके ऊपर में सेल मेम्ब्रेन है। तो मान लो कोई पार्ट है जो रिमूवल पार्ट, आई मीन वेस्ट पार्ट है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये इस वेस्ट को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, आई मीन उसको इंटेक करके रखेगा, ताकि इस वेस्ट से किसी तरह का कोई दिक्कत उसको ना हो। बस चाहिए, समझ गया? सर ये वेस्ट रिलीज कब होगा? रिलीज हो जाएगा, वो अपने आप दूसरा मैकेनिज्म करेगा। इसमें एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो मान लो किसी कारण से नहीं कर पाया वो, ठीक है, तो वो वेस्ट रिलीज कर सकता है, ठीक है, इसीलिए। सर हाँ, सेंट्रोजोन क्या होता है? तो सेंट्रोसोम भी है। सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो सेल डिवीजन के टाइम में हेल्प आता है, मतलब वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा और सेल डिवीजन करवाएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम हम बता देते हैं, वैसे वो है तो ठीक है। सबसे पहले अब प्लास्टिड खत्म करते हैं। प्लास्टिड देखो, सबसे पहले प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इट इज अ डबल membrane bounded cell organelles. It provide color due to presence of pigment, ठीक है। आप देखो, इट इज ऑफ 3 टाइप, तीन टाइप का होता है। पहला जो टाइप है वो है तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, तो ये कलरलेस होता है। कैसा होगा? कलरलेस। ठीक है, अब कलरलेस होने के कारण ये क्या काम करता है? इसका ये कलरलेस पिगमेंट है, इसमें कुछ भी कलर नहीं होगा। ठीक है, और इट हेल्प इन स्टोर फूड, इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फूड को स्टोर करने का काम करेगा। जैसे स्टार्च है या प्रोटीन्स है, वो सबको स्टोर करने का प्लांट में कौन करता है? यही करता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं उसमें, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये जो है इट डायरेक्टली लिख देते हैं, इट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर, मतलब ये कलर प्रोवाइड करता है किसको? फ्रूट एंड फ्लावर को। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, इट प्रोवाइड ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होने का ये ग्रीन कलर प्रेजेंट है। और इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, देखो इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होने के कारण ही जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। क्योंकि अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यही है इसका फंक्शन एंड इसका टाइप। ठीक है, ये कलर ही प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें पिगमेंट है, 3 टाइप का पिगमेंट है, ये तुम्हारे सामने, इसका फंक्शन भी तुम्हारे सामने है। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा सेल खत्म। सेंट्रोसोम क्या है? हाँ सर प्लास्टिक का थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक का थर्ड पॉइंट ये वाला। हाँ यस सर। इट प्रोवाइड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट है तो कलर है बस। ठीक है, और सुनो, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर तो दिखना चाहिए, क्या नहीं दिख रहा है क्लियर? यहाँ तो दिख रहा है, देखो नेटवर्क वगैरह तुम्हारा इशू तो नहीं ना आ रहा है जी? अब है नो ठीक? सर, नो सर, सर कुछ भी अच्छा, नहीं दिख रहा है। और सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है। यस सर। यस देखो सर। जब तुम्हारा मोबाइल में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है जी, इशू हो रहा है, नेट का इशू हो रहा है लग रहा है। सर 1 मिनट रुकिएगा सर, रिकनेक्ट कर। हाँ रिकनेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो जो सेंट्रोसोम पूछे थे समझ लो थोड़ा। सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके। देखो जब मान लो ये सेल है और ये जब डिवाइड होगा तो डिवाइड ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा तभी डिवाइड हो सकता है, तो वो सेंट्रोसोम करता है, इसीलिए है। अच्छा सेंट्रोसोम पढ़ना है क्या? कोई पूछे थे तो किसमें, इसमें मॉड्यूल में देखे हो? आंसर दो, मॉड्यूल में देखो या बुक में देखे हो? सर आप ही पहले लिखाए थे। अच्छा सेंट्रोसोम, अच्छा वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब लिखा दिया, तो बस याद रखना कि सेंट्रोसोम जो था वो सेल डिवीजन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म है। ओके सर। तो बस अभी इतना याद रखना कि अगर पूछे सेंट्रोसोम क्या है तो वो याद रखना कि ये हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। क्या बोलोगे? ये हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। और सेल के डिवीजन क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, विदाउट स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन के बिना कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, सर तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज ऑफ 3 का? इट इज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है, LEUCO।
हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, तुम लोग बहुत धीरे धीरे लिखता है जी। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। सर हम अच्छा लिख जब दिए थे। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बताओ नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर में कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे? यस सर। ठीक है वही है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग वही पढ़ेंगे जिसका हाँ, और रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास हम पूछेंगे, जवाब नहीं दिए तो क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। रिवाइज हमको पूरा चाहिए क्योंकि तुम लोग को हम लिख के यहाँ पे नोट्स हम लिखवा रहे हैं, तो तुम लोग उसको पढ़ के समझो। और हाँ, जो भी डाउट है वो पहले पूछ सकता है, डाउट में कोई इशू नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पूरा बुक ही की पूरा चैप्टर ही डाउट लेके आ जाना, ऐसा नहीं होता है। डाउट मतलब होता है कि ठीक है कुछ पढ़ रहे तो कुछ नहीं समझ में आया, या कुछ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेन्स नहीं समझ में आया, वो अलग है, लेकिन आंसर हमको चाहिए बाबू, ठीक है। और अगर रिवाइज नहीं करो तो फायदा क्या है पढ़ा के झूठ मूठ का? रिवाइज सर करो। सर थर्ड पॉइंट में पिगमेंट के पहले क्या लिखे है? पिगमेंट के पहले थर्ड पॉइंट में प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, हाँ ऑफ है वो, समझे? तो सबको रिवाइज करोगे अच्छे से, उसको रिवाइज करो। तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है क्योंकि अब 3-4 दिन बचा हुआ है, तो आई होप घर पे हो तो सब कर लेना, ठीक है। बाकी बात तुमको अच्छे से नोट्स लिखा ही दे रहे हैं, तो इसको मतलब पढ़ते रहो और क्या कर, रिविजन करते रहो, जो जो चीज लिखा है उसको ध्यान देते रहो, ठीक है। सर हाँ सर बोलो। थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं? कौन सा थर्ड पॉइंट जी? सर 3 टाइप वाला। 3 टाइप में थर्ड पॉइंट क्या लिखे? क्लोरोप्लास्ट में? यस सर। सर क्लीरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लेरो नहीं है, क्लोरो होगा जी। सर स्पेलिंग? क्लोरोप्लास्ट CHOLO होगा बस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पहले इस पूरा चैप्टर का हम क्वेश्चन पूछेंगे, और जो जवाब नहीं देगा फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और सोच रहे हो कि कैसे पनिशमेंट देंगे, वो हम दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हो गया सबका लिखा हुआ? यस सर। हाँ ठीक है, लीव करें? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एनसीईआरटी वगैरह किसी के पास बुक अवेलेबल हो गया है तो थोड़ा रीड करके आना, या जो भी बुक है उसको थोड़ा रीड करके आना, ठीक है।